बारिश में गांव का ढाबा। कृष्णापुर गांव में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था और हर साल की तरह इस बार भी बारिश शुरू होते ही बिरजू ने अपना ढाबा खोला था। ढाबे में बिरजू बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता था, इसलिए उसके यहाँ हमेशा लोगों की अच्छी खासी भीड़ लगी रहती थी। अरे वाह बिरजू भैया, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाते हो। जी करता है खाने के साथ साथ प्लेट भी खा लूं। धन्यवाद रामू भैया, ये सब आप लोगों का ही तो आशीर्वाद है। सभी गांव वाले बिरजू के हाथ के खाने की तारीफ किया करते थे और साथ ही लोगों का ये भी मानना था कि जो भी एक बार बिरजू के ढाबे में खाना खा लेता है उसके साथ कुछ ना कुछ शुभ जरूर होता है। इसलिए उस दिन सोहन भी एक खुशखबरी लेकर बिरजू के पास आया था। ये लो बिरजू भैया, मिठाई खाओ और अपना मुंह मीठा करो। क्या बात है बड़े भैया, बड़े खुश लग रहे हो। मुंह मीठा करने के लिए मिठाई भी लाए हो। कोई खुशखबरी आई है क्या? हाँ बिरजू भैया, माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से कल रात मेरी घरवाली को लड़की हुई है और मैं बाप बन चुका हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। बाप बनने की बहुत बहुत बधाई हो सोहन भैया। धन्यवाद बिरजू भैया। कुछ ही देर बाद रामू धोबी भी आ जाता है, जो कि सोहन की तरह ही बहुत खुश था। अरे रामू, तुम भी बड़े खुश लग रहे हो। कहीं तुम्हारे घर भी कोई मेहमान तो नहीं आ गया? नहीं भैया, मेहमान नहीं आया, बल्कि खुशखबरी की तो कुछ और बात है। और वो क्या बात है, हमें नहीं बताओगे? अरे बिरजू भैया, आप ही को तो सब बताने के लिए यहाँ आए हैं। 10 साल हो चुके थे, जमींदार से पूरे 50,000 का कर्जा लिया था, लेकिन आपके आशीर्वाद से इस बार की फसल बहुत अच्छी हुई, जिसे अच्छी कीमत पर बेचकर उन पैसों से मैंने जमींदार का पूरा कर्जा उतार दिया। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है रामू। और वैसे भी जिंदगी में अगर कर्जा हो तो जिंदगी नर्क हो जाती है, लेकिन सर से कर्जा उतर जाए तो जिंदगी स्वर्ग जैसी लगने लगती है। और हमारी जिंदगी को स्वर्ग तो आप ही ने बनाया है बिरजू भैया। मैंने बनाया है? वो कैसे रामू? रामू ठीक ही तो कहता है बिरजू भैया। आप हमारे गांव के लिए बहुत शुभ हो, क्योंकि जो कोई एक बार आपके ढाबे में खाना खाता है उसे कुछ ना कुछ खुशखबरी जरूर मिलती है। हाँ रामू भैया, मेरी बेटी हुई और रामू का सारा कर्जा उतर गया। बस यही नहीं बिरजू भैया, मैं परीक्षा में पहले स्थान पर आया हूँ। अब देखना, बहुत जल्द मुझे नौकरी भी मिल जाएगी और ये सब आपके कारण हुआ है। अब आए दिन गांव में हर किसी के साथ कुछ ना कुछ शुभ जरूर होता है, जिस कारण अब हर दिन बिरजू के ढाबे पर आसपास के गांव से भी लोग आने लगे थे, क्योंकि लोग ये बात भली भांति जानते थे कि जो भी कोई बिरजू के ढाबे में जाकर खाना खाएगा उसे खुशखबरी जरूर मिलेगी। एक तरफ जहां बिरजू का कारोबार जोरों शोरों से चलने लगा, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उसकी तरक्की देखकर उससे जलने भी लगे थे। ए कलुआ, अगर तेरी जगह वो बिरजू मेरे सामने होता तो देवी माँ की सौगंध, मैं उसे कच्चा चबा जाता। हाँ भीमा भैया, सही कहते हो। आपके चाय पानी और मेरे भुट्टे का धंधा तो एकदम चौपट हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम लोग रोड पर आ जाएंगे। तभी इतने में भीमा की पत्नी चंपा और कलुआ की पत्नी रामप्यारी मुंह बनाते हुए वहां आ पहुंची। उस बिरजू के ढाबे की वजह से हम लोग रोड पर तो आ ही चुके हैं और ऊपर से हमारा सारा कारोबार एकदम चौपट है, और तो और इस बार ज्यादा बारिश होने से खेतों में फसल भी खराब हो चुकी है। उस बिरजू के साथ पूरा गांव है, ऐसे में हम लोग करे तो करे क्या? मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब चंपा? भीमा के पूछने पर चंपा ने उसे सारी तरकीब समझाई। फिर कुछ दिन बाद भीमा अपनी पत्नी चंपा के साथ बिरजू के ढाबे पर गया। अरे भीमा भैया, आप आज यहाँ कैसे आना हुआ? कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए? इसका मतलब तुम्हें हमारे यहाँ आने से खुशी नहीं मिली?
अब हम गरीब जो ठहरे, और हमने देखा है कि तुम्हारे ढाबे में तो बड़े बड़े जमींदार और यहाँ तक कि गांव के मुखिया तक आते हैं, फिर हमारी क्या औकात तुम्हारे आगे। ऐसा बोलकर आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं भाभी। आप भले ही मेरे पड़ोसी हैं, पर मैंने तो हमेशा आप लोगों को अपना ही माना है। मैं जानती थी बिरजू कि तुम्हारे दिल में हमारे लिए बहुत जगह होगी। हाँ, इसीलिए जानबूझकर तुमसे उतना कुछ कहा, ताकि हमें ये पता चल सके कि तुम्हारे मन में हमारे लिए कितनी जगह है। मेरे ख्याल से अब तो आपको तसल्ली मिल गई होगी। हाँ, लेकिन पूरी तसल्ली तब मिलेगी जब तुम हमें अपने हाथ का गर्मा गर्म खाना खिलाओगे। आप लोग अंदर आराम से बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म और स्वादिष्ट खाना लगाता हूँ। थोड़ी देर बाद बिरजू ने भीमा और उसकी पत्नी चंपा के लिए गर्मा गर्म खाना लगाया, जिसे देखकर चंपा और भीमा बहुत खुश हुए। आज तक तो लोगों के मुंह से सुना था कि तुम्हारे हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन आज अपनी आंखों से देख भी लिया। सच में बिरजू भाई, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हो तुम। भगवान करे तुम्हारा ये ढाबा सालों साल ऐसे ही चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भीमा भैया और भाभी। अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो ऐसा ही होगा। बिरजू के इतना कहते ही भीमा ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उसे देने लगा। ये लो बिरजू, खाने के पैसे। अरे भीमा भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या कर रहे हैं मतलब? अरे तुम्हारी मेहनत के पैसे दे रहा हूं। अरे भीमा भैया, एक तो पहली बार आप भाभी को लेकर मेरे ढाबे में आए हैं और मैं आपसे पैसे ले लूं? नहीं नहीं भीमा भैया, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही, लेकिन अगली बार ऐसा मत करना, वरना तुम्हें बहुत घाटा होगा। जी भीमा भैया, आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। वैसे बिरजू, तुम अपने खाने में ऐसा क्या डालते हो जो वो इतना स्वादिष्ट होता है कि लोग खाने के साथ उंगलियां चाटते रह जाते हैं? ये सब ऊपर वाले और आप सभी के आशीर्वाद का फल है, और कुछ नहीं। अभी इजाजत दो, बहुत जल्द फिर से मिलूंगा। भीमा और चंपा के जाने के बाद कलुआ और उसकी पत्नी रामप्यारी भी बिरजू के ढाबे में आए। बाहर लोग तुम्हारे हाथ के बने खाने के बहुत तारीफ कर रहे हैं बिरजू। हमें खाना नहीं खिलाओगे क्या? अरे क्यों नहीं, आप लोग बैठो, मैं अभी आपके लिए खाना लगाता हूं। भीमा और चंपा की तरह ही कलुआ और उसकी पत्नी रामप्यारी ने भी बिरजू के ढाबे में खाना खाया, और खाना खाकर वो दोनों भी खुद को खाने की तारीफ किए बगैर नहीं रोक सके। भगवान करे तुम्हें हमारी भी उम्र लग जाए बिरजू। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तो हम धन्य हो गए। इतना कहकर कलुआ और उसकी पत्नी रामप्यारी वहां से चले गए। फिर अगली सुबह अचानक भीमा की पत्नी चंपा की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद भीमा ने वैद्य जी को अपने घर पर बुलाया। भीमा की पत्नी चंपा को देखने के बाद वैद्य जी बोले, तुम्हारी पत्नी ने शायद गलती से कुछ ऐसी चीज खा ली जो उसे नहीं खानी चाहिए थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है भला? चंपा जानबूझकर उल्टा सीधा कैसे खा सकती है? भीमा ने इतना कहा ही था कि तभी थोड़ी देर बाद कलुआ भी वहां आ पहुंचा, जो कि बहुत उदास था। क्या बात है कलुआ, आज तुम्हारा मुंह इतना लटका क्यों हुआ है? अब क्या बताए भीमा भैया, जब से उस बिरजू के ढाबे का खाना खाया है तब से मेरी पत्नी रामप्यारी की तबीयत बिगड़ने लगी है। इतना कहते ही कलुआ के पेट में तेज दर्द होने लगा, और फिर अगले ही पल भीमा की तबीयत भी बिगड़ने लगी, और देखते ही देखते वो खून की उल्टियां करने लगे। उस बिरजू के ढाबे का खाना खाकर हमारी ये हालत हुई है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद भीमा और कलुआ समेत गांव के बाकी लोग बिरजू के ढाबे के बाहर इकट्ठा हो गए।
आज सभी लोग बहुत गुस्से में थे और बिरजू को बेहद गुस्सैल नजरों से देख रहे थे, जिन्हें देख बिरजू बहुत घबरा गया। आप लोग इस तरह मेरी दुकान के बाहर क्यों जमा है और मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं कि जैसे मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो? गलती नहीं, तुमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है बिरजू, इसीलिए आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पर मैंने किया क्या है जो आप लोग ऐसा बोल रहे हो? अरे तेरे ढाबे का खाना खाकर लोगों की तबीयत खराब हो गई, लोग खून की उल्टियां कर रहे हैं और तू बोलता है तूने कुछ नहीं किया है। अरे देख क्या रहे हो, इसे मारो, इतना मारो कि आज के बाद ये खाना बनाना ही भूल जाए। देखते ही देखते सभी गांव वालों ने बिरजू को मारना शुरू कर दिया और उसकी अच्छे से धुनाई करके वहां से चले गए। कुछ दिन बाद गांव में कुछ और अशुभ घटनाएं घटी, जिसका जिम्मेदार भी लोगों ने बिरजू को ही बता दिया। उस दिन जब बिरजू अपने ढाबे पर खाना बना रहा था, ठीक उसी समय गांव के कुछ लोग अपने हाथों में औजार लेकर बिरजू के ढाबे के बाहर इकट्ठा हो गए। कल रात मेरी दूध देने वाली भैंस कुएं में डूबकर मर गई और मेरी घरवाली भी बीमार पड़ गई। सिर्फ यही नहीं, 2 दिन पहले चोरों ने गांव वालों के घरों से चोरी की, जिससे लोगों को बहुत नुकसान हुआ है और इन सब का कारण तू है बिरजू। भैंस का कुएं में डूबकर मरना, गांव में चोरियां होना, भला इन सब में मेरी क्या गलती है? तेरे हाथ का खाना खाने से हम लोगों का जीना हराम हो गया है। तू हमारे और हमारे गांव के लिए मनहूस है बिरजू। इसीलिए आज हम तेरे ढाबे को तोड़ने यहाँ आए हैं, क्योंकि अब तेरा ढाबा ही नहीं रहेगा तो तू खाना कैसे बनाएगा? अरे आप ये सब क्या कह रहे हैं? भगवान के लिए ऐसा मत करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं क्या कमाऊंगा, क्या खाऊंगा? मेरे बीवी बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। बिरजू लोगों के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन लोगों ने उसकी एक भी नहीं सुनी और थोड़ी ही देर में उसका ढाबा तोड़कर जमीन में मिला दिया। ढाबा टूटने की वजह से बिरजू का रोजगार उसके हाथों से जा चुका था और दूसरी तरफ गांव वालों ने उसे मनहूस करार दे दिया था, जिसके चलते अब गांव वाले मुखिया जी से बिरजू को गांव से बाहर निकालने की बात करने लगे थे। मुखिया जी, ये बिरजू गांव वालों के लिए मनहूस है। जो भी इसके ढाबे का खाना खाता है उसके साथ कुछ ना कुछ अपशकुन जरूर होता है, इसलिए बिरजू को गांव से बाहर निकालने में ही पूरे गांव की भलाई है। आप लोगों की बात सोचने वाली है। बिरजू, तुम बताओ, तुम इस पर क्या कहना चाहते हो? इस गांव में मेरा भी परिवार है, मेरे भी बीवी बच्चे हैं। मेरा परिवार बहुत पीढ़ियों से यहाँ रह रहा है। मुखिया जी, अब आप ही बताइए, अगर हमें गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? लेकिन मुझे गांव वालों की समस्या भी देखनी है बिरजू, और गांव वालों की भलाई जिसमें होगी वही फैसला मुझे लेना होगा। इसीलिए तुम्हें गांव से बाहर जाना ही होगा। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो तुम्हें धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। बिरजू को लेकर मुखिया ने ये फैसला सुनाया ही था कि तभी गांव वालों की भीड़ से निकलकर एक छोटी बच्ची वहां आई और मुखिया जी से बोली, मुखिया जी, ये आप क्या कर रहे हैं? बिरजू चाचा निर्दोष हैं, उन्हें तो फंसाया जा रहा है ताकि वो इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएं। उस छोटी बच्ची की बात सुनकर मुखिया जी और बाकी गांव वाले हैरान रह गए, जिसके बाद मुखिया ने उससे पूछा, ये तुम क्या बोल रही हो बेटा? जो भी बोलना है साफ साफ बोलो। मुखिया के पूछने पर वो बच्ची बोली, उस दिन भीम काका और चंपा काकी जब बिरजू चाचा के ढाबे की ओर जा रहे थे, तब मैंने उन्हें बिरजू चाचा के बारे में वो सब कहते हुए सुना था। मैंने कलुआ को बोल दिया है जी कि जब तक मैं बिरजू को अपनी बातों में उलझाए रखूंगी, तब तक वो उसके खाने में कुछ ऐसी चीज मिला दे जिससे उसका खाना बेकार हो जाए। अरे वाह चंपा, इसका मतलब अब बिरजू के हाथ का खाना खाने से लोगों की तबीयत बिगड़ेगी, जिसके बाद हम उससे हमेशा हमेशा के लिए गांव से बाहर कर देंगे। वैसे मानना पड़ेगा चंपा, क्या दिमाग लगाया है तुमने। जिसके बाद रितु नाम की उस बच्ची ने अपनी जेब से एक फोन निकाला, जिसे वो मुखिया जी को देते हुए बोली, जब कलुआ मामा बिरजू चाचा के ढाबे में जाकर उनके खाने में कुछ मिला रहे थे, तब मैंने पापा के फोन से उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। ये रहा वो वीडियो।
उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि कलुआ अपने बैग में से एक पुड़िया निकालता है जिसे वो खाने में उड़ेल देता है। खुद को बहुत 30 मार खा समझता है ना बिरजू। अब जल्द ही सारे गांव वाले तुझे धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल देंगे और तब जाकर हमारे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। ऋतु के फोन में रिकॉर्डेड उस वीडियो से अब भीमा और चंपा समेत कलुआ का सच भी पूरे गांव वालों के सामने आ गया था और सभी लोग समझ गए थे कि बिरजू को बदनाम करने के पीछे ये इन्हीं लोगों का हाथ है। भीमा, चंपा और कलुआ, तुम इतने नीचे गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अब बिरजू नहीं, तुम लोग गांव से बाहर जाओगे। मुखिया जी ने भीमा और कलुआ के परिवार को गांव से बाहर करने का फैसला सुनाया, लेकिन बिरजू ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। भले ही इन लोगों ने मेरे साथ कुछ भी किया हो, मैं उसे भूल जाऊंगा, क्योंकि ये लोग मेरे अपने हैं, ये गांव मेरा अपना है। इसीलिए मुखिया जी, इन्हें सुधरने का एक मौका दीजिए। ठीक है बिरजू, अगर तुम कहते हो तो मैं इन्हें एक मौका और देता हूं। जी मुखिया जी, धन्यवाद, लेकिन साथ में मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं। वो क्या बिरजू? शुभ अशुभ तो इंसान के कर्म होते हैं। लोग जैसा काम करते हैं वैसा ही उन्हें फल मिलता है। इसीलिए मेरे आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आज के बाद किसी इंसान को गांव के लिए शुभ और किसी दूसरे को मनहूस न समझा जाए। सभी गांव वालों ने बिरजू की बात पर सहमति जताई। कुछ दिन बाद बिरजू ने फिर से अपना ढाबा खोला और एक बार फिर उसके हाथ का खाना खाने वहां लोगों की भीड़ लग गई। वाह बिरजू भैया, खाना बहुत कमाल का है, मजा आ गया। एक प्लेट और मिलेगा क्या? हाँ भैया, क्यों नहीं, अभी लेकर आता हूं।